यूपीएससी 2027 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जरूर आप ये सोच रहे होगे कि क्या मैं लेट हो चुका हूं ऑलरेडी 2027 के अटेम्प्ट के लिए। तो इसका जवाब आज आपको मिलेगा जब मैं ये बताऊंगा कि सिलेबस को डिकोड करते हुए कैसे आप 10 महीने के अंदर अंदर अपनी जीएस की तैयारी को आगे चला सकते हो। ऑफ कोर्स देयर आर 2 अदर एलिमेंट्स और 3 अदर एलिमेंट्स, 3 और एलिमेंट होते हैं। एक होता है सीसैट, एक होता है एसए और एक होता है जीएस। इसके बारे में सेपरेट वीडियो, सॉरी एक होता है ऑप्शनल, तो इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना अगर आप सीसैट, एसए या ऑप्शनल के वीडियो की या स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना चाहते हो। आज मेरा फोकस होगा जीएस पे, जनरल स्टडीज पे। जीएस को हम बांटते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में 100 नंबर का एक पेपर, जीएस 1 का पेपर, और 1000 नंबर 1000 मार्क्स इन जीएस मेंस। तो इस 1000 प्लस 100 1100 मार्क्स के खेल को आज हम समझेंगे कि कितना हमें टाइम देना है और किस तरीके से हमने तैयार करना है। तो देखते हैं आज इन क्वेश्चंस का आंसर लेंगे। एक मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस को कैसे डिकोड करना है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मेरे काम भी आई, बहुत सारे टॉपर्स जो मेरे साथ जुड़े थे, एसोसिएटेड थे, मैंने उनको मेंटर भी किया है, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम तरीकों में मैंने उनको भी समझाया था, आपको भी समझाऊंगा। हाउ आई विल प्लान टिल 31 दिसंबर इफ आई एम गोइंग टू गिव द अटेम्प्ट। तो मैं ये भी आपको समझाने वाला हूं कि 31 दिसंबर हमें डेडलाइन क्यों रखनी चाहिए और उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, हमारा जो जीएस फाउंडेशन का बैच है वो 20th मई से लाइव बैच शुरू हो रहा है। 20th मई यानी कि द वेडनेसडे, इट्स द फर्स्ट लेक्चर ज्योग्राफी से शुरू होने वाला है। श्रद्धा मैम वहां पे ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाली है, तो हमारी वेबसाइट पे जाके जरूर एक बार देख लीजिएगा प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स में, और एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल है, वो भी एक बार देख लेना। तो हम आज सिलेबस डिकोड करेंगे। हम सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस मेंस के पर्सपेक्टिव से उठाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में तो बहुत ही छोटा सिलेबस लिखा होता वो बड़ा है, लेकिन उसमें एक लाइन में, एक सेंटेंस में सब कुछ लिखा होता है। इसीलिए हमें डिटेल में जहां सिलेबस लिखा है वहां पे उससे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हम जनरल स्टडीज पेपर 1 पे जाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 1 में हम हिस्ट्री इस सब्जेक्ट को देखते हैं। इस हिस्ट्री के सब्जेक्ट में आपको 4 बड़े टॉपिक मिलेंगे: इंडियन कल्चर, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। यानी पूरा आर्ट एंड कल्चर एशियंट से लेकर मॉडर्न तक आपको पढ़ना है, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस देना है आपको लिटरेचर और आर्किटेक्चर पे, क्योंकि वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो अब मेरा आइडिया ऑफ डिकोडिंग द सिलेबस इज वेरी सिंपल। जो टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन्ड है और जो टॉपिक के पेज नोट्स 2 से 3 पेजेस में बन जाएंगे, उन्हें हम अलग से कैटेगराइज करके रखेंगे एज स्पेसिफिक टॉपिक्स फॉर प्रिपरेशन। और जिन टॉपिक्स की नेम, उसका नाम ब्रॉड है और वो 2 से 3 या 4 पेजेस के नोट्स में समा नहीं सकता है, उसको हम रखेंगे जेनेरिक टॉपिक, और उसके ना तो हम नोट्स बनाएंगे सेपरेटली, और उसकी तैयारी हम सेपरेटली रेफरेंस बुक या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के नोट्स के द्वारा ही कर पाएंगे। मतलब हमें खुद उसके नोट्स नहीं बनाने हैं, पहली बात ये। और दूसरी बात, उस पे एम्फेसिस देना, मतलब रेफरेंस बुक में से पढ़ना या किसी भी कोचिंग मटेरियल से पढ़ना जो कि फ्रीली इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड टॉपिक है, ये है जेनेरिक टॉपिक। मतलब पूरी स्पेक्ट्रम भी पढ़ लूंगा तो भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। सेम इज फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के स्टेजेस को मैं डिवाइड करता हूं माइक्रो टॉपिक में। फॉर एग्जांपल, मैं फ्रीडम स्ट्रगल को अगर 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू करता हूं, उसके बाद प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ता हूं, उसके बाद कांग्रेस की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ता हूं, उसके बाद स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में पढ़ता हूं, उसके बाद रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ता हूं और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ता हूं और मॉडरेट्स के बारे में पढ़ता हूं। तो मैं ऐसे स्टेज वाइज पढ़ सकता हूं, लेकिन वंस अगेन इसमें बताना कि पेपर में क्या पूछेगा बहुत मुश्किल है। तो ये हम आज पहली लेयर डिस्कस कर रहे हैं। हमारी प्रिपरेशन में 3 लेयर्स होती हैं। आज पहली लेयर डिस्कस हो रही है, लेयर 1, दैट इज सिलेबस। अगर आप तैयारी कर रहे हो और सीधा एनसीईआरटी उठा रहे हो, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो वो भी किसी काम की बात नहीं है, खासतौर पे सेल्फ स्टडी में। क्योंकि आप पढ़ोगे, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन क्या एग्जाम क्लियर करवाएगा वो,
इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्पेसिफिकली कुछ एनसीईआरटीज हैं जो एग्जाम क्लियर करवा सकती हैं, जो हेल्प करती हैं, मैंने उसकी लिस्ट बनाई है, एक वीडियो बनाया है, जरूर देखना। तो लेयर 1 आज हम डिस्कस करेंगे, लेयर 2 और लेयर 3 क्या है ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताएं, और इसके ऊपर मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं पता है तो आई विल रिवील इन द अपकमिंग वीडियोस। खैर, तो आज लेयर 1 सिलेबस की बात कर रहे हैं, उसको डिकोड कर रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन विद इन द कंट्री, इसके लिए कभी भी कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता है और वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, अक्सर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप इसको सिंपली कोचिंग के नोट्स से तैयार कर लो। कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई बिपिन चंद्रा नहीं पढ़नी। उसके बाद हम जब आते हैं सोशल इश्यूज पे, तो सोशल इश्यूज और इंडियन सोसाइटी पे ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो GS1 के सेकंड पार्ट में आपको मिलता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म। तो ये टॉपिक स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पेसिफिक, ये टॉपिक 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 भी टू सम एक्सटेंट स्पेसिफिक है। तो मैंने सिर्फ इतना काम करना होता है सिलेबस में, व्हेन आई एम स्टार्टिंग आउट विद द प्रिपरेशन, टू सेपरेट आउट द स्पेसिफिक टॉपिक एंड लीव द जेनरिक टॉपिक, बिकॉज आई विल स्टडी दैट फ्रॉम द बुक्स। जैसे जहां ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, तीसरा सेगमेंट होता है ज्योग्राफी का, तीसरा सेगमेंट होता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी जहां स्टार्ट हो रही है वहां पहला टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी में ओशेनोग्राफिक भी आती है, प्लेट टेक्टोनिक्स भी आती है, क्लाइमेटोलॉजी भी आती है, सब कुछ आ जाएगा उसमें, लैंडफॉर्म्स भी आ जाएंगे। तो ये मेरा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, इसको मैंने अलग से लिस्ट करके इसके नोट्स नहीं बनाने हैं। की नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, इनके मेरे पास स्पेसिफिक नोट्स होने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा स्पेसिफिक टॉपिक है। और अगर आप श्रद्धा मैम से पढ़ते हो, हु हैज द कमांड ओवर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स एज वेल एज द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज, उन्होंने कई स्टूडेंट्स को गाइड किया है, तो आपको फिर तो अलग से कुछ नोट्स बनाने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये ऐसा टॉपिक है जिसपे 2-2 पेज के नोट्स बन सकते हैं, इसलिए इसको तैयार करके जा सकते। सेम एक्सरसाइज यू हैव टू कंडक्ट ऑन ऑल द GS सब्जेक्ट। इसमें आपको चाहे 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो 4 से 5 दिन लग जाए तो भी बढ़िया है, क्योंकि कम से कम दैट टाइम विल बी वेल स्पेंट रादर देन लुकिंग एट टिप्स एंड ट्रिक्स और शॉर्टकट मेथड्स विच हार्डली वर्क इन द एग्जाम। अब क्या है, पेपर 3 में आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो बहुत ब्रॉड उसमें चीजें हैं, अमेंडमेंट्स, फीचर्स, है ना। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर पे आप 1-2 पेज के नोट्स बना सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गया एक स्पेसिफिक टॉपिक। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स बन गया एक स्पेसिफिक टॉपिक। उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस अदर कंट्रीज बन गया स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अपने आप में स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, लेकिन पावर्स एंड प्रिविलेजेस एक स्पेसिफिक टॉपिक है। तो आपको ये एक्सरसाइज हर एक सब्जेक्ट के लिए करनी है। इसको मैंने स्पेसिफिक और जेनेरिक की 2 लिस्ट में डिवाइड करके आपके लिए एक लिस्ट बनाऊंगा, बना रखी है। बस आपको शेयर करने के लिए आप मुझे PDF एक बार बोल दो कमेंट सेक्शन में कि PDF शेयर कर दो सर, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे PDF शेयर कर दूंगा कौन से टॉपिक स्पेसिफिक है जिनके 2 पेजर नोट्स बनने चाहिए, कौन से टॉपिक जेनरिक है जिनके 2 पेजर नोट्स नहीं बनने चाहिए। दैट इज इफ यू डोंट वांट टू डू दिस एक्सरसाइज, बट आई वुड अर्ज यू, आई वुड एनकरेज यू कि आप ये खुद करें। आजकल जो भी हैंड होल्डिंग मिल रही है आपको कि मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा देता हूं, मैं आपके साथ बैठ के प्रीलिम्स का 3 घंटे तक 2 घंटे तक पेपर लिख के बता देता हूं, वो आपको एग्जाम में और ज्यादा मुश्किल में डालेगा, क्योंकि एग्जाम में वो भैया, वो सर, वो कोच आपके साथ नहीं होंगे, एग्जाम आपने खुद लिखना होता है। तो एक लेवल ऑफ टाइम पे आके यू शुड बी कंप्लीटली कंफर्टेबल विद अटेम्प्टिंग द पेपर ऑन योर ओन अकॉर्ड। इसीलिए मैं ये कहता हूं, मैं ये इंकरेज करता हूं कि आप ये लिस्ट खुद बनाएं, उसकी अलग एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक एंटाइटलमेंट होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूं, तो PDF लिख दो कमेंट सेक्शन में, है ना, एंड आई विल नॉट जज यू। चलो, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट,
इसके भी स्पेसिफिक नोट्स बन सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स और फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, इसको भी स्पेसिफिकली आपने लिखना है। लेकिन कुछ चीजें जेनरिक है जिसके लिए मैं नोट्स नहीं बना सकता, जैसे स्टैट्यूटरी एंड अदर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। तो इतनी सारी बॉडीज है, किस पे सवाल आएगा पता नहीं अपने को। वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन। तो फर्स्ट फेज ऑफ माय प्रिपरेशन में, पहली फेज ऑफ मेरी प्रिपरेशन में मैं इन टॉपिक्स के बारे में टेंशन नहीं लूंगा। अब ऐसे ही मैं GS3 के साथ भी और GS4 के साथ भी करूंगा। आई विल सी दैट फर्स्ट टॉपिक इज जेनेरिक वेयरएज दिस टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ इज स्पेसिफिक। ठीक है, क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न इज स्पेसिफिक, ई टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स इज स्पेसिफिक। तो मैंने ऐसे करते हुए लिस्ट बना लेनी है अपने पास कि इसको तो मैं 2-3 पेज में निपटा सकता हूं, और 2-3 पेज में जो निपटाऊंगा सिर्फ उसी के नोट्स बनाऊंगा, बाकियों के नोट्स नहीं बनाऊंगा, बाकियों के नोट्स की जरूरत नहीं है। सेम इज फॉर एथिक्स एज वेल। एथिक्स में आपको स्पेसिफिक और जेनेरिक में वैसे तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जो भी किताब पढ़ते हो, जो भी बुक पढ़ते हो, वो कंप्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बाकियों में क्या होता है, बाकियों में जब आप कोई बुक पढ़ते हो, रेफरेंस बुक पढ़ते हो, वो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होती, वो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होती, और एक ही बुक में सब कुछ मिल जाए ऐसा भी नहीं होता। इसीलिए एथिक्स के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कोई भी बुक फॉलो करो, चाहे जी सुब्बा राव फॉलो करो, चाहे लेक्सिकन फॉलो करो, कोई भी एथिक्स की बुक फॉलो करो, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगी। और इसीलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी तो आपको अलग से उसके सेपरेटली सिलेबस के नोट्स नहीं बनाने। हाँ, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने नोट मेकिंग के वीडियो में डिस्कस किया है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा देता हूं। तो मैंने जब सिलेबस डिकोड किया और मैंने सोचा कि मैं 19 मई 2026 आज की डेट से शुरू करता हूं, या 20 मई 2026 से शुरू करता हूं, तो मेरे पास 12 महीने का टाइम है टिल एग्जाम। लेकिन एक्चुअली मेरे पास 8 से 9 महीने का ही टाइम है, क्योंकि मैं जब तैयारी की बात कर रहा हूं तो मैं प्री प्लस मेंस, प्रीलिम्स प्लस मेंस की बात कर रहा हूं। प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए मेरे पास 8 से 7-8 महीने ही बचे हैं, और इसीलिए मैं अपने आप को एक चैलेंजिंग टारगेट देता हूं। मैं टारगेट देता हूं कि मैं ज्योग्राफी में 18 दिन, इन्वायरमेंट में 18 दिन, इकोनॉमी में 18 या 24 दिन, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा चीज, कौन सा पैटर्न मैं फॉलो करता हूं। हिस्ट्री में 36 या 42। क्यों? अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन और वर्ल्ड हिस्ट्री इसको प्री के बाद के लिए छोड़ दूं, जो कि बिल्कुल हो सकता है, वेरी सेफली इट कैन बी डन, आई हैव डन इट मेनी टाइम्स एंड स्कोर्ड 100+। तो ये हो सकता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस को, वर्ल्ड हिस्ट्री को बाद के लिए छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। तो यहां पे 6 दिन बढ़ जाएंगे, तो इकोनॉमी को 24 दिन मिल जाएंगे, हिस्ट्री को 36 डेज मिल जाएंगे, IR को 12, सिक्योरिटी को 12, साइंस को 12, सोशल इश्यूज को 10, एथिक्स को 22 और पॉलिटी को, गवर्नेंस मिला के 24 दिन मिल जाएंगे। तो ये मैंने टाइमलाइन फिक्स कर ली है, इस टाइमलाइन के अंदर अंदर मुझे काम करना है। अब जाहिर सी बात है, एक सीक्रेट बात बताता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैंने बाहर तो कहा है कि 31 दिसंबर तक कंप्लीट करना है, लेकिन असल में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड में ये 31 दिसंबर जब तक लेके चलेंगे तब तक तो हमारा जनवरी 31 तक खत्म होगा, लेकिन अगर हम अपने माइंड में एक डेडलाइन नहीं लेके चलेंगे तो हमारा टॉपिक ही खत्म नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि कहीं बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, प्रिपरेशन के दौरान अनसर्टेनिटीज होंगी। तो वैसे भी 2 हफ्ते का बफर लेके चलते हैं, लेकिन 2 हफ्ते का बफर पूरा भी हो जाए तो भी आप अगर 31 दिसंबर की टाइमलाइन को मानते हो तो आप 31 जनवरी को मैक्सिमम मतलब खत्म कर पाओगे, विच इज अ परफेक्ट अचीवमेंट, क्योंकि 1 फरवरी से फिर आप कंप्लीटली प्रीलिम्स मोड में आ पाओगे। एक आइडियल एस्पिरेंट जो पढ़ाई कर रहा है वो सिर्फ सिलेबस पढ़ नहीं रहा है, वो इंटरलिंक्ड थीम्स को समझ रहा है। जैसे जब आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ते हो, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में बहुत इंटरलिंकेजेस हैं, और जब पेपर में ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट आता है GS1 में या GS3 में, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो GS1 में ज्योग्राफी के आंसर में आपने एनवायरनमेंट में पढ़े होते हैं, और एनवायरनमेंट के आंसर में आपने ज्योग्राफी में पढ़े होते हैं। तो सोलर एनर्जी के बारे में ऐसा हो सकता है कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो एज रिसोर्सेज, और आप उसका आंसर एनवायरनमेंट में लिख रहे हो, और एनवायरनमेंट के अंदर आपने किसी डिजास्टर के बारे में पढ़ा है, उसका आंसर आप ज्योग्राफी में लिख रहे हो। तो ये इंटरलिंकेजेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ सब्जेक्ट्स में हमें करंट अफेयर, अब अगला सवाल होगा कि करंट अफेयर्स कब से पढ़ें। करंट अफेयर्स में कूदने की, इमीडिएटली एंटर करने की जरूरत नहीं।
तो आप करंट अफेयर्स को फॉलो करना अगर अभी से शुरू करना चाहते हो, वेल एंड गुड, बट आई वुड सजेस्ट नो। पहले आप ये कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो। जैसे मान लो आपने ज्योग्राफी कंप्लीट किया, एनवायरनमेंट कंप्लीट किया, इकोनॉमी कंप्लीट किया, जुलाई तक ये कंप्लीट किया, उसके बाद इन सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर जरा देखो, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमने तैयारी करनी है, हमने पढ़ाई करनी है। तो हमेशा हमेशा करंट अफेयर्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह नहीं लेना है, एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह नहीं लेना है। अगर करंट अफेयर्स को सेपरेट सब्जेक्ट की तरह लेते हो कि मैं जून के करंट अफेयर, जुलाई के करंट अफेयर और ये पढ़ता हूं, तो फिर उसमें कोई आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगी। एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट इन योर मेन्स आंसर, यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प इट इन योर मेन्स आंसर। एंड में मेंस ही है। अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 14,000 लोग मेंस लिख रहे हैं और 2,000 लोग, 3,000 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इनको सबसे ज्यादा आपका रैंक लाने का स्कोप कहां पे है? मेंस में। वो जो 14,000 से 2,000 हो रहे हैं, वहां पे आप अगर पहले ही टॉप 500 में हो, टॉप 100 में हो, तो फिर वहां से निकालने के लिए आपको बहुत घटिया मार्क्स लेने पड़ेंगे इंटरव्यू में, विच मे हैपन बट रेयरली हैपन्स। तो इसीलिए हम जो तैयारी कराते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम के अंदर, वो इस चीज को ध्यान में रख के होती है कि नंबर 1 सिलेबस को डिकोड करना है, जेनेरिक और स्पेसिफिक पार्ट में डिवाइड करना है। नंबर 2 करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ना है, सिर्फ अलग सब्जेक्ट मान के नहीं पढ़ना है। एंड नंबर 3 हमारे 2 पिलर्स जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स को कैसे अपनी तैयारी में इंटीग्रेट करना है। तो अगर उसके लिए आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में वीडियो लिखिए। और 20 मैंने आपको टाइमलाइन भी दे दी है, हर सब्जेक्ट को कितने दिन दीजिए एज फार एज जीएस इज कंसर्न। और अगर इतने दिन देते हो, 31 दिसंबर का टारगेट रखते हो, तो हर सब्जेक्ट में 3-3 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, सीक्रेट, लेकिन वो 31 जनवरी तक खत्म होगा। अगर आप सोर्सेज का वीडियो चाहते हो अलग से, तो प्लीज सोर्सेज कमेंट सेक्शन में लिखो। इनफैक्ट कोई भी आपको डाउट हो 2027 की तैयारी के लिए, मैं हाजिर हूं आपके लिए। आई एम अवेलेबल 24/7 तो नहीं, लेकिन एज फार एज पॉसिबल आई विल ट्राई। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है RAINA ठीक है। सो द टेलीग्राम ग्रुप इज RAINA05। ठीक है, तो वहां पे भी मैं 2027 के बहुत सारे स्टूडेंट्स को एकत्रित कर रहा हूं और मेंस को लेकर खास तौर पे मैं बहुत तैयारी करवाता हूं स्टूडेंट्स की। अभी हमारे एक स्टूडेंट है आकृति, 93 रैंक आया है उनका, और मेंस में उनके जीएस के स्कोर को हमने इंप्रूव करवाया है। यहाँ पे डे इन एंड डे आउट उनके साथ तैयारी को जो है स्ट्रीमलाइन करके, फोकस्ड करके। तो हमारे साथ जुड़िए और thank you very much for listening to me so patiently. If you have any doubts, please ask me in the comment section.